हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो में छोटा सा वीडियो होने वाला है जिसमें हम जानेंगे विटामिन्स के प्रकार। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन होता है और हमें ये पढ़ते हुए आ रहे हैं हम छठी सातवीं क्लास से, लेकिन फिर भी गलत कर देते हैं। अब यहाँ पे हम बहुत अच्छी तरीके से जान लेंगे विटामिन के प्रकार। चलिए बिना समय को गवाए हुए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको विटामिन पता होना चाहिए। देखिए, विटामिन डी को छोड़कर कोई सी भी विटामिन हमारे शरीर में नहीं बनती है। हमारे शरीर में विटामिन नहीं बनती है। शरीर की वृद्धि और उपापचय के लिए, ग्रोथ के लिए हमें विटामिन बाहर से पोषक तत्वों के माध्यम से लेनी पड़ती है। यानी कि जितनी भी प्रकार की विटामिन हैं वो हमें पोषक पदार्थों से, सब्जियों से, दूध से, जो भी खाने के सामान है उनसे प्राप्त करनी होती है। तो डी है जो कुछ हद तक हमारी बॉडी में बनती है, बाकी कोई सी भी विटामिन हमारे शरीर में संश्लेषित नहीं होती है। लेकिन इनका योगदान हमारे शरीर की वृद्धि और उपापचय में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हमेशा रहता है। तो चलिए आज जान लेते हैं विटामिन्स। तो सबसे पहले फंक नाम के साइंटिस्ट थे। कौन से थे? फंक नाम के वैज्ञानिक थे जिन्होंने विटामिन के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि हमारे शरीर में कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो हमारी बॉडी संश्लेषित नहीं कर पाती है, लेकिन बाहर से अगर ये मिल जाए तो हमारे शरीर की वृद्धि में चार चांद लगा देते हैं। चलिए ठीक है। लेकिन बाद में विटामिन के प्रकारों को लेकर डिस्कशन किया गया, तब यहाँ पे बताया गया कि विटामिन के दो प्रकार होते हैं। अच्छा चलिए, कौन कौन से प्रकार? दो प्रकार हम जान लेते हैं। एक तो होता है जो जल में विलेय विटामिन होती है। ऐसी विटामिन होती है जो जल में घुलनशील हो जाती है, तो उन्हें जल में विलेय कहा। और दूसरी टाइप की विटामिन थी जो किस में घुल जाती है? जो जल में नहीं घुलती है लेकिन वसा में घुल जाती है। तो वसा में घुलनशील या फिर वसा में विलेयशील विटामिन। तो यहाँ पे उनकी घुलनशीलता या फिर विलेयशीलता के आधार पर उन्हें दो भागों में विभाजित किया गया। एक जो जल में कैसी हो जाती है, घुलनशील हो जाती है, जैसे कि विटामिन बी और सी। ये दोनों विटामिन कैसी हैं? जो जल में घुल जाती हैं और वसा में नहीं घुलती हैं। और वसा में कौन कौन सी घुलती हैं? तो वहां पे ए घुल जाती है, डी घुल जाती है, ई और के। यानी कि ए, डी, ई, के विटामिन ये जो हैं ये किस में घुलती हैं? वसा में। ये जल में नहीं घुलेंगी। जबकि जल में कौन कौन सी घुलती हैं? बी और सी। बच्चों इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। पहला क्वेश्चन तो यहीं पे बन जाता है आपके कि जल में विटामिन, घुलनशील विटामिनों के नाम बताइए। तो बी और सी हैं जो जल में घुलनशील होती है। अच्छा चलिए, वसा में घुलनशील विटामिनों के नाम बताइए। तो वो है ए, डी, ई, के। चलो अब हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास में 5 विटामिन हो गई। ए हो गया, बी हो गई, सी हो गई, डी, ई और के। तो ये हमारे पास में हो गई 6 टाइप की विटामिन। अब हमें देखिए एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। एक तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है विटामिन नाम किसने दिया? फंक नाम के वैज्ञानिक ने दिया। कौन सी विटामिन हमारे शरीर में संश्लेषित हो सकती है? तो डी हो जाती है, बाकी कोई सी विटामिन संश्लेषित नहीं होती है। चलिए, इसके अलावा इनके साइंटिफिक नाम पूछे जाते हैं और इनकी कमी से होने वाले रोग। मान लीजिए ए की शरीर में कमी हो जाए तो कौन सा रोग हो जाए, कौन सा रोग होगा? अगर बी की कमी हो जाए तो कौन सा रोग होगा? ये सारी चीजें पूछी। दोस्तों साइंटिफिक नेम पूछ ले जाते हैं और इनसे होने, उनकी कमी से होने वाले रोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम इनके साइंटिफिक नेम समझ लेते हैं। विटामिन ए का नाम रेटिनॉल है और ये आपको याद करने पड़ेंगे। एक दो बार लिख के याद करोगे तो याद हो जाएंगे। विटामिन बी के बहुत सारे सब टाइप मिलते हैं। बी1 जिसका नाम थाइमीन है, हिंदी में लिख देता हूं। बी2 जिसका नाम राइबोफ्लेविन है। बी5 जिसका नाम पायरिडॉक्सिन है। बी3 जिसका नाम निकोटिनिक एसिड या फिर नियासिन है। बी12 जिसका नाम साइनोकोबालमिन है। विटामिन सी जिसका नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। विटामिन डी जिसका नाम कैल्सीफेरोल है। विटामिन ई जिसका नाम टोकोफेरोल है। विटामिन के जिसका नाम फाइलोक्विनोन है। तो दोस्तों अब इनकी कमी से होने वाले रोग और इनका कुछ काम देख लेते हैं। विटामिन ए आपके
रॉड और कौन सेल्स में पाया जाता है? इसकी कमी से आपको रतौंधी रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है? रतौंधी। क्योंकि आंखों की कोन और रोड का काम होता है, एक तो काम होता है दिन और रात का विभेदन करवाना और एक रंग का विभेदन करवाना। तो यहाँ पे रतौंधी रोग में क्या होता है, आपको जैसे जैसे अंधेरा होता आता है तो आपको दिखाई देना कम लग होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है और आपकी जीरोप्थेल्मिया डिजीज भी हो जाती है, जिसमें कॉर्निया में जलन या सूजन आ जाती है। तो आप ए के नाम रतौंधी याद रख लेना, उससे आपका हो जाएगा, या फिर इसे नाइट ब्लाइंडनेस भी कहते हैं। ठीक है, विटामिन बी1 जिसका नाम क्या है? थाइमीन है। ठीक है, इससे तंत्र का संचालन होता है। इसका काम आपको ध्यान रखना है, इससे क्या होगा? तंत्र का संचालन। चलिए हम इन्हें मिटा देते हैं, ये आप लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद में हम अगले स्लाइड पे जाके इन्हें लिख लेंगे। चलिए, ए का काम आपको लिखना है, मैं यहां पे लिख देता हूं। पहले तो हम लिख देते हैं काम, कार्य, और फिर इस साइड में लिखेंगे रोग। इसका काम होता है, नेत्र दृष्टि के लिए आवश्यक है, नेत्र दृष्टि के लिए बहुत जरूरी है। और अगर ये नहीं होगा तो दृष्टि दिखाई नहीं देगा आपको, यानी कि ऐसा नहीं है बिल्कुल दिखाई नहीं देगा, आपको रात्रि के समय दिखना कम हो जाएगा, जिसे आप रतौंधी या फिर नाइट ब्लाइंडनेस डिजीज भी कहते हैं। बी1 थाइमीन, इसका काम होता है तंत्र का संचालन करवाना, तंत्र का संचालन करवाना। अगर अब ये नहीं होगा, तंत्र का संचालन अच्छे से नियमित रूप से नहीं हो पाएगा, इसे ही आप बोलते हो बेरी बेरी रोग। इसे ही आप क्या बोलते हो? बेरी बेरी रोग। तो बेरी बेरी रोग किससे संबंधित है? तंत्र से संबंधित है। दूसरा बी2 राइबोफ्लेविन, इसका काम होता है, ये आपके किससे? शरीर की वृद्धि या फिर पाचन तंत्र से संबंध रखता है, पाचन तंत्र व शरीर की वृद्धि से संबंध रखता है ये। अगर बी2 की कमी हो जाए शरीर में तो इससे आपके क्या हो जाता है? मुंह में छाले हो जाते हैं, और डर्मेटाइटिस भी हो जाता है। ठीक है, डर्मेटाइटिस यानी कि त्वचा में सूजन, जलन, खुजली वगैरह, ये देखा जाता है बी2 की कमी से। तो पाचन तंत्र और शरीर की वृद्धि से संबंधित ये काम करता है, और इसकी कमी हो जाए तो मुंह में छाले भी हो जाते हैं, और डर्मेटाइटिस या फिर चलोसिस भी इसे बोलते हैं, मुंह में छाले होने वाली कंडीशन को। और जो होठों का अंतिम सिरा जो होता है, जहां पे दोनों होठ एक दूसरे से जुड़ते हैं, तो उस स्थान पे ये फट जाता है, तो इसे चलोसिस कंडीशन भी बोलते हैं। अब आ जाते हैं हम बी5 पायरिडॉक्सिन, इसका काम रक्त संचार से संबंधित होता है, रक्त संचार से ये संबंध रखता है। अगर इसकी कमी हो जाए बी5 की, तो हमारे शरीर में क्या होगा? माइक्रोसाइटिक एनीमिया हो जाएगा। आप एनीमिया याद रख लीजिए, उसी से काम हो जाएगा आपको। माइक्रोसाइटिक एनीमिया मत याद रखिए आप, एनीमिया का एक प्रकार है ये, लेकिन आप एनीमिया याद रख लीजिए कि बी5 की कमी से रक्त संचार से संबंधित ये कार्य करता है। अगर नहीं होगा तो आपके एनीमिया डिजीज हो जाती है। बी3 जैसे नियासिन या फिर निकोटिनिक एसिड भी कहते हैं, ये उपापची जो आपकी क्रियाओं में अभिक्रिया दिखाता है, उपापची क्रियाओं में भाग लेता है, सम्मिलित होता है। अगर नहीं होगा तो उपापचय आपका ढंग से नहीं हो पाता है, उस कंडीशन में यहाँ पे पेलेग्रा डिजीज हो जाती है। पेलेग्रा को 3D डिजीज भी कहते हैं बच्चों। 3D डिजीज क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे जो लक्षण आते हैं इसमें, वो आते हैं डिमेंशिया, एक होता है डायरिया, और एक होता है त्वचा शोथ, जिसे हम डर्मेटाइटिस बोलते हैं, मेटाइटिस, त्वचा शोथ, सूजन। आइटिस का मतलब होता है सूजन या जलन। तो यहाँ पे देखिए 3D है,
तीनों जो रोग के लक्षण हैं उनमें पहला अक्षर उनका डी है, इसलिए इसका नाम पड़ गया 3D डिजीज। तो यहाँ पे डिमेंशिया होगा, दस्त हो जाएंगे आपको, आपको याददाश्त कम हो जाएगी आपकी, और त्वचा में जलन और सूजन हो जाती है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे B5 B3 हो गया। उसके बाद में हम आ जाते हैं अगले पेज पे आ जाते हैं। ये बच्चों वापस से मैं बता देता हूं, देखिए ये नाम है और जो इनके साइंटिफिक नेम और रोगों के नाम आपको एज इट इज याद होने चाहिए। विटामिन ए की कमी से रेटिनोल इसका नाम है, इसकी कमी से रतौंधी हो जाती है। B1 की कमी से बेरी बेरी रोग, यहाँ पर चलोसिस हो जाता है, चलोसिस नहीं सॉरी, बेरी बेरी रोग होता है खाली, ठीक है, जो तंत्र का तंत्र से संबंधित है। B2 जो होता है आपका राइबोफ्लेविन, उसकी कमी से मुंह में छाले, यहाँ पर चलोसिस, यहाँ पर डर्मेटाइटिस होता है। B5 की कमी से एनीमिया हो जाता है। B3 की कमी से 3D डिजीज जिसे पेलिग्रा कहते हैं वो हो जाता है। अब हम चलते हैं B12 जिसे हम बोलते हैं साइनो कोबालमिन। कई बार पूछ लिया जाता है विटामिन B12 में केंद्रीय अणु कौन सा है, तो यहाँ पे कोबाल्ट होता है केंद्रीय अणु, कोबालमिन, जैसा कि नाम से पता चल रहा है क्या है यहाँ पे, कोबालमिन, कोबाल्ट है। ठीक है, और इसकी कमी से होता है आपका परनीसियस एनीमिया। कौन सी डिजीज हो जाती है B12 की कमी से, परनीसियस एनीमिया हो जाता है। ठीक है, आप इतना याद रख लीजिए, ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। तो B12 आपसे नाम पूछ लिया जाएगा साइनोकोबाल्मिन। अच्छा, साइनोकोबाल्मिन केंद्रीय अणु कौन सा होता है, कोबाल्ट होता है। कोबाल्ट का प्रतीक है ये CO। इसकी कमी से एनीमिया डिजीज हो जाती है। ओके, अब हम आ जाते हैं विटामिन C जिसे हम बोलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड का काम, ये भी उपापचय में कार्य करता है, उपापचयी क्रियाओं में सम्मिलित है, इसका काम भी आपको ध्यान रखना है, उपापचयी क्रियाओं में भाग लेता है। ठीक है, अब विटामिन C जो आपके खट्टी पदार्थों में पाया जाता है, संतरा है, नींबू है, मौसमी है, इन सभी में पाया जाता है। ठीक है, अचार वगैरह, इन सभी में विटामिन C खट्टे पदार्थों में पाया जाता है। इसका काम होता है घावों को भरना, घावों को भरना। ये त्वचा से संबंधित घावों को ही भर पाएगा। अगर आपके अंदर कोई घाव हो रखा है, भावनात्मक रूप से आप चोटिल हो, तो उन घावों को नहीं भर पाएगा। ये त्वचा से संबंधित फिजिकल जो घाव है वो नहीं भर पाएगा। ठीक है, इससे अगर कमी हो जाए तो घाव नहीं भर पाते हैं, इस कंडीशन को बोलते हैं स्कर्वी डिजीज। इसे क्या बोलते हैं, स्कर्वी डिजीज। कई बार पूछा गया है। ठीक है, विटामिन C की कमी से कौन सा रोग होता है, स्कर्वी। चलिए बच्चों, अब हम आ जाते हैं D जिसका नाम है कैल्सीफेरोल। कैल्सीफेरोल, ओके, कैल्सीफेरोल। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, चलिए इसका काम देख लेते हैं। विटामिन D का पहले, विटामिन D का काम आपको पता होना चाहिए। इसकी कमी से सबको पता है रिकेटिस रोग होता है। ये क्या करता है, अंधेपन को रोकता है, अंधता को रोकता है, वृद्धि करवाता है, कैल्शियम और फास्फोरस का उपापचय करने का काम करता है, ये भी इसके काम है। अगर इसकी कमी हो जाए तो रिकेट्स रोग हो जाता है, रिकेट्स डिजीज हो जाती है। और इसमें बच्चों का सूखा रोग, हड्डियां कैसी हो जाती हैं, कमजोर हो जाती हैं, हड्डियों में कमजोरी आ जाती है और टूटने लग जाती हैं, बहुत कमजोर हो जाती हैं और एक छोटी सी चोट से ये टूट सकती हैं। तो एकमात्र जो ऐसा विटामिन है जो हमारे शरीर में बनता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रिकेट्स रोग होता है, जिसमें हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, अस्थि मृदुता या फिर ऑस्टियोमेलेसिया डिजीज, या फिर सूखा रोग भी इसे बोलते हैं। फिर एक अलग नाम में बता देता हूं एक्स्ट्रा, इसे भी याद रख लेना, बायोटीन, इसे बी का भी प्रकार कहा जाता है कई बार। ये उपापचयी क्रियाओं में भाग लेता है, उपापचयी क्रियाओं में सम्मिलित होता है। तो इसकी कमी से पैरालाइसिस हो जाता है और आपके बाल भी झड़ते हैं इससे, इसकी कमी से बाल भी झड़ने लग जाते हैं। ठीक है, ज्यादा बार इसका टाइप पूछा जाता नहीं है वैसे। फिर आ जाता है विटामिन ई जिसे बोलते हैं हम टोकोफेरोल, और इसमें कैपेसिटी होती है, एंटीऑक्सीडेंट होता है ये,
एंटीऑक्सीडेंट होता है, ब्यूटी विटामिन भी इसे कहते हैं। जितनी भी टाइप की आपके मार्केट में फेयर एंड लवली टाइप की जो भी पोतने की ये सारी क्रीमें चल रही हैं, उसमें आप पीछे कंटेंट में जाके देखेंगे तो वहां पे विटामिन ई आपको देखी हुई लिखी हुई मिल जाएगी। इसका अगर कमी हो जाए तो ये जनन क्षमता में कमी आ जाती है, इससे जनन क्षमता में कमी और कुपोषण भी इसकी कमी से आ जाता है। ओके, फिर आ जाते हैं हम के, ठीक है। क्यूनोफिनॉल, क्यूनोफिनॉल इसका नाम है और इसका काम देखिए रक्त का थक्का बनाना। प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन अगर आप बायोलॉजी में पढ़ेंगे, जब रक्त का थक्का बनता है प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन बनता है। थ्रोम्बिन का काम होता है रक्त जहां पे कट लगा है उस जगह जालनुमा संरचना बना देता है, जिससे रक्त आपके बाहर नहीं निकल पाता है, क्लॉटिंग करवा देता है। अगर ये नहीं होगा तो रक्त का थक्का नहीं बन पाएगा बच्चों, तो इसीलिए इसका काम हो जाता है, नहीं बन पाता है, ठीक है। ये इसका काम हो जाता है। चलिए वापस से B12 का काम देख लीजिए। परनीसियस एनीमिया हो जाता है क्योंकि उपापचय क्रिया में भाग लेता है। साइनोकोबाल्मिन इसका नाम है। केंद्रीय अणु कोबाल्ट हो जाता है बच्चों। विटामिन सी जिसका केमिकल नेम एस्कॉर्बिक एसिड है, घावों को भरने का काम करता है। इसकी कमी हो जाए बच्चों तो स्कर्वी रोग हो जाता है। विटामिन डी जिसका नाम कैल्सीफेरॉल है बच्चों, अंधता को रोकता है, वृद्धि करवाता है, कैल्शियम और फास्फोरस का उपापचय करवाता है बच्चों। अगर कमी हो जाए तो रिकेट्स रोग हो जाता है, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, अस्थि मृदुता हो जाती है। विटामिन एच याद कर सकते हो तो कर लेना, बायोटीन होता है, उपापचय क्रिया में भाग लेता है, पैरालिसिस हो जाता है। इसकी कमी से बाल भी झड़ने लग जाते हैं। अब जिनके बाल झड़ रहे हैं वो जाके कहीं विटामिन एच मत पूछने लग जाना। कोई सी भी विटामिन आप डायरेक्ट नहीं ले सकते हैं जब तक आपका डॉक्टर आपको सलाह नहीं दे। तो कोई सी भी विटामिन आप बाहर से जाके अपनी मर्जी से नहीं ले, आपके लिए नुकसानदायक हो सकती है। विटामिन ई टोकोफेरॉल इसका नाम है वैज्ञानिक, एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है। ब्यूटी विटामिन भी इसे कहते हैं। जनन क्षमता में कमी आती है और कुपोषण भी इससे हो जाता है, ठीक है। के क्यूनोफिनॉल इसका नाम है, रक्त का थक्का बनवाता है, प्रोथ्रोम्बिन का संश्लेषण करवाता है। इसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं बन पाता है बच्चों। बाकी के पहले ए की कमी से रतौंधी, B1 की कमी से बेरी, B2 की कमी से मुंह में छाले या फिर चिलोसिस, B5 की कमी से एनीमिया, B3 की कमी से पेलेग्रा। B3 की कमी से पेलेग्रा होता है, बाकी B5 की कमी से भी एनीमिया है और B12 की कमी से भी एनीमिया होता है। फिर इससे पहले हमने देखा कौन सी विटामिन जल में घुलनशील हैं, बी और सी हैं, और कौन सी विटामिन वसा में घुलनशील हैं, तो ए डी ई के विटामिन। विटामिन डी है जो कैसा है, शरीर में संश्लेषित होता है, बाकी कोई सी भी नहीं होता है। अब जब आप धूप में बैठते हो तो वहां लिवर की मदद से विटामिन डी संश्लेषित होता है, जैसा कि आपसे कहते हैं ना धूप में बैठना चाहिए, ठीक है। ओके, तो दिस विल बी ऑल अबाउट विटामिन। अब एक दो बार इस वीडियो को आप देखेंगे, जितने ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे आप विटामिनों के नाम, कौन से काम है, और अगर काम जो कर रहा है अगर उसकी कमी हो जाएगी तो वो काम अच्छे से नहीं कर पाएगा, वही रोग बन जाता है। थोड़ा सा आप समझ के करेंगे बिना रटे तो आपको याद हो जाएगा। आई होप दिस विल बी ऑल अबाउट विटामिन। थैंक्स, आई विल बी मीटिंग यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। तब तक लेता हूं अलविदा। धन्यवाद, शुक्रिया।